बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। अगर आपको याद हो और आपने कल का एपिसोड देखा हो तो हमने कल बात की थी इकॉनमी और मईशत के हवाले से, और हमारे मुल्क के मारूफ माहिर मईशत और माशियात और इकनॉमिक्स एडवाइज़री काउंसिल के मेंबर डॉक्टर अशफाक हसन खान ने कहा था कि IMF ने पाकिस्तान को बहुत कड़ी शराइत पे कर्जा जो है वो देना है, और इन कड़ी शराइत का इजहार पहले ही कर दिया गया था। 8 माह हमें सिर्फ इसलिए लगे कि जो हमें बातें बताई जा रही थी करने के लिए, वो जो हमें कर्जा देने से पहले की जो शराइत थी उनको पूरा करने में 8 माह लगे। ये वो बड़ा इंकशाफ था जो आज तक किसी हुकूमती अहलकार या अहदेदार की तरफ से हमें नहीं सुनने को मिला। यही बताया गया कि हम खुद अभी तक जो है वो इस सोच रहे हैं कि IMF से कर्जा जो है ना लिया जाए। अच्छा, इस इंकशाफ के बाद आज जो एक सूरत हाल डेवलप होती है जहाँ पे US सेक्रेटरी ट्रेजरी सेक्रेटरी जो हैं स्टीवन मंचिन, वो पाकिस्तान के वज़ीर जो ख़जाना हैं उनसे मिलने से इनकार कर देते हैं, मुलाकात ही नहीं करते हैं। याद हो रहे कि इसी तरफ इशारा किया था कल के प्रोग्राम में भी कि इतने सर्दमहरी का शिकार है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कि IMF की शराइत में नरमी की तवक्को और उम्मीद रखना इस वक्त खाम ख्याली है, और IMF के पास जाए बिना हमारे पास कोई दूसरा प्लान मौजूद नहीं है। ये भी कल के प्रोग्राम में आपके सामने डिस्कस जो है वो किया गया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो वो सूरत हाल है, और उसके साथ अगर हम देखें स्टॉक मार्केट जो कि क्रैश करके अपनी मंदी की बदतरीन सतह पे पहुंच गई है, वहाँ पे मुल्क की करेंसी का इस वक्त ये आलम है कि पक्की जो रसीद है उसके रेट ज़्यादा है और कच्ची रसीद पे लोग काम करना प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी करेंसी पे एतबार नहीं है। इस बेएतबारी की वजह कौन है, क्या है? क्या ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो हमारे हुकूमती वज़रा बड़ी लापरवाही के साथ देते रहे? क्या वो उनकी पॉलिसियाँ हैं जिसके साथ वो 8 माह के दौरान यकीन नहीं दिला सके आवाम को कि जो कुछ जितने भी हालात ख़राब हैं लेकिन इसके बावजूद वो एक जिसे कहते हैं सेफ मजबूत हाथों में है? इन तमाम बातों के साथ साथ जो एक सिलसिला चल रहा है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का है। हर रोज़ आए दिन एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो होती है। आज भी एक बड़ी शानदार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें हमें तकरीबन वही बातें जो है नए अंदाज के साथ देखने और सुनने को मिली। फवाद चौधरी साहब ने हमें बताया कि शरीफों और जरदारी की करप्शन जो है ये बुराइयों का जड़ है। इसमें कोई गलत फहमी उस तरह से नहीं है कि इसमें कोई शक नहीं है कि नैब अगर सवाल कर रहा है कि हमजा शहबाज की जो है 2013 से 2018 तक 2 करोड़ रुपए के एसेट से 34 करोड़ रुपए के एसेट्स हो जाते हैं, कहाँ से आते हैं ये पैसे? अगर वो इनसे ये सवाल करते हैं सलमान शहबाज से कि 3 अरब रुपए की आपकी आमदन जो है वो हो जाती है, जबकि आपके वालिद साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं और जबकि हर ठेके जो हैं तवानाई के और इस तरह के उनमें आप मौजूद होते हैं उन मीटिंग्स में जहाँ पे आपकी मौजूदगी ज़रूरी नहीं है, तो आपकी आमदन के ज़राए कहाँ से हैं, ये कहाँ से आ रही है? ये वो सवाल हैं जो सिर्फ शरीफ फैमिली से नहीं हर उस शख्स से होने चाहिए जिसके पास उसकी आमदन से ज़्यादा असासे मौजूद हैं। लेकिन इन मामलात पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने की ज़रूरत जो है वो समझ नहीं आती, इसलिए कि इसकी वजह से स्टॉक मार्केट बैठ जाती है, इसकी वजह से वो अदम इस्तेहकाम पैदा होता है, इसकी वजह से वो एक खौफ व हरास की सूरत हाल पैदा होती है जो कि मुल्क की मईशत के लिए तबाहकुन है। लेकिन ये बात अगर हर एक बंदा समझ सक रहा है तो फिर हुकूमत को क्यों समझ नहीं आ रही? जैसे एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी की गई थी, चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बात हो रही है, शाह महमूद साहब ने, हमारे वज़ीर ख़ारजा ने, कि बहुत टेंशन चल रही है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान और इस 16 से 20 तक का जो टाइम है इसमें मतवक्को है कि कोई हमला जो है वो किया जाए। अगर आपको याद हो तो उसके फ़ौरन बाद जो रिएक्शन आया था स्टॉक मार्केट की तरफ से वो ज़बरदस्त क्रैश का और बदतरीन मंदी का था। क्या गवर्नमेंट जो है वो जानबूझकर मईशत को इन हालात की तरफ ले जा रही है, या उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि जो वो कर रहे हैं उसका नतीजा क्या निकल रहा है और अवाम उसके नतीजे में किस खौफनाक चक्की में पिसने वाले हैं? ये बातें, और उसके साथ साथ आखिर हमजा शहबाज जो हैं वो क्यों नहीं बता देते हैं कि उनके पास ये एसेट्स जो हैं कहाँ से आए और इनके मीन्स और ज़राए क्या हैं? ये सारा गोरख धंधा जो है चल क्या रहा है? वेयर विल इट लीड? आज हम इस बारे में बात करेंगे। बहुत सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ हैं, तज्ज़ियाकार हैं। सबसे पहले महमल मुझे ज्वाइन कर रही हैं। महमल, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम यू इन शो। सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। हैदर मेहदी साहब हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी सर। और शाह खावर हैं, माहिर कानून हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं शुरू यहाँ से करना चाहूँगी। ये IMF की शराइत का हम सुन रहे थे कि आप अपनी शराइत में हम लेंगे कर्जा, यहाँ तो नहीं, वो तो आपसे मिलने के लिए तैयार नहीं है, आपको टाइम देने के लिए तैयार नहीं, शराइत आपकी कहाँ से मानेंगे वो? देखिए फ़रा, बात यह है कि इस गवर्नमेंट की पहली चीज़ जो इकॉनमी की मिसमैनेजमेंट है वो अब सबके सामने खुल कर आ गई। अब ये नहीं कह सकते कि 100 दिन दें या 6 महीने दें, अब तो 6 महीने से तो अब इनका पहला बजट आने वाला है, बिल्कुल उसके करीब है हम।
दूसरी चीज़ जो ये है, देखिए IMF वाले भी इस चीज़ पे ज़रूर उनको होगा इस पे खदशा कि इनको हमारे पास फ़ौरन आना चाहिए था, क्योंकि ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बड़े बुरे थे, प्रोजेक्शंस बड़ी बुरी थी। तो अगर उस वक्त फ़ौरन चले जाते, और ये बहुत सारे माहिर मुआशियात आजकल ये कहते भी है कि फ़ौरन जाना चाहिए था ताकि थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाता। अब जो है इन्होंने भी शुरू में डॉक्टर इशफाक ने जो बात की है, उन्होंने कहा कि ये इस पे कंसेंसस था कि फ़ौरन जाना चाहिए और हम जाने के लिए तैयार भी थे। जो हमें शराइत दी गई थी कि आप पहले इन शराइत को ये बात तो असद उमर साहब ने भी एक कहा की थी कि शराइत ऐसी थी, लेकिन बात ये है कि शराइत तो IMF की होती हैं। आपके ख्याल में क्या अब शराइत नहीं होंगी? जो इन्होंने डिली डैलिंग की है ना, और एक दिन कहते थे शायद ना जाए शायद जाए, ये वज़ीर आज़म साहब भी कभी कह रहे थे, कभी वज़ीर ख़जाना कह रहे थे, एक उससे अनसर्टेनिटी आपकी मार्केट्स में भी पैदा होगी। IMF को भी दूसरी तरफ शायद लगा कि सीरियस नहीं है और इनकी इकॉनमी जो है वो जिस तरफ जा रही है, इनको तो फ़ौरन हमारे पास आना चाहिए था। अब आप देखिए कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हो जाए, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो जाए, वर्ल्ड बैंक हो जाए या IMF हो जाए, आप पूरे अगले साल तक की प्रोजेक्शन निकाल लें पाकिस्तान की, वो नेगेटिव में है फरहान। ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि इतनी ज़्यादा लग रहा है कि क्या हुकूमत इतने बड़े मौशी बहरान का सामना करने के लिए चले पहले तैयारी नहीं थी, अब तो पता है सारी सिचुएशन का क्या है, आगे डील करने के लिए हम तैयार हैं? मुझे लग रहा है फरहान इनके पास टीम नहीं है। जो टीम असद उमर साहब की है इससे कोई भी खुश नहीं है, आपको ये नज़र आ रहा होगा। इवन गवर्नमेंट के अपने लोग खुश नहीं है जिस तरीके से वो कर रहे हैं, और उन्हें खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन ये डिलीवर नहीं कर पाते, अनफॉर्चुनेट। ठीक है हैदर मेहदी साहब, आपने महमल की बात सुनी, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। अक्सर लोग इस बारे में रायज़नी कर रहे हैं कि असद उमर साहब की मुआशी पॉलिसियों से वज़ीर आज़म साहब खुद खुश नहीं है। इसमें कोई हकीकत है? और अगर हकीकत है तो फिर इसके ऊपर क्यों नहीं गौर किया जाता कि वो किसी ऐसे शख्स को जिम्मेदारी दें जिसकी अहलियत पे उन्हें कम से कम एतमाद हो? फ़रा थैंक यू। फ़रा ये एक्चुअली मेरी ना थोड़ा सा मैं इख्तलाफ करता हूँ आपके जो अभी जो तज़किया साहब खातून थी। देखिए मिसमैनेजमेंट नहीं हुई, ये कहना कि जी मिसमैनेजमेंट हुई है दैट इज़ ये बहुत एक बड़ी जो है ना, ये एक आप हम एस्पर्शन कास्ट करें। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने कुछ फ़ैसले देर में किए, IMF के पास पहले चले जाते या बाद में चले जाते। होना वैसे यही था, डिप्रिसिएशन आपकी होनी थी, उसके अलावा कोई तरीका आपके पास है नहीं। आपको सब्सिडीज रिमूव करनी है, उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। जो नुकसान हुआ है, और वो मैं इत्तेफाक करता हूँ उनसे, वो नुकसान ये हुआ है कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस शैटर हुआ है। लेकिन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है ना, वो डील ब्रेकर नहीं है। डील ब्रेकर क्या है कि आपकी जो फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट है लॉन्ग टर्म में जाके ठीक हो, आपकी जो 1.4 ट्रिलियन का जो होल है आपके पास सब्सिडीज का वो ख़त्म हो, और आपका जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है वो ख़त्म हो। ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इनको होते होते टाइम लगेगा। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि शुरू के मौके पे ऑनेस्टली असद उमर को शायद खुद भी नहीं पता था कि ये होल कितना बड़ा है, और वो भी ना तजर्बाकार थे, इकोनॉमिस्ट नहीं है। ये अफसोस की बात है कि वो आतिफ मियाँ आए, उनको निकाल बाहर किया इसने, ये जो यू नो दे कुडंट स्टैंड अप टू द प्रेशर तो आएंगे। आतिफ मियाँ होते शायद ये चीज़ें ना होती, अच्छी एडवाइस मिलती, लेकिन जो कुछ हो गया वो तो पास में हो गया। अगर आप फ्यूचर की डायरेक्शन देखें, एक चीज़ पर इनको सिर्फ फोकस करना है, वो ये है कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को लाना है। ये बंदूक लेके बाहर निकलते हैं और ढा मारते हैं, और जो इतने परिंदे होते हैं ना, वो वल्चर्स भी उड़ जाते हैं जिनके पीछे पड़े हुए, और अच्छे परिंदे भी उड़ जाते हैं। ठीक है। फिर वो बेचारे मुश्किल से वापस आते हैं, फिर जनाब निकलता है मैं उड़ लटकाऊंगा, मैं उल्टा करूंगा, और डज फायर किया, वो फिर उड़ गए। मुतमईन नहीं, आप तो भी नहीं सबसे बड़ा जो दुश्मन, मैं एक लास्ट बात, सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त PTI का मेरे हिसाब से इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी साहब। जितना नुकसान उन्होंने पहुंचाया है इनको नैरेटिव को करके, मेरा ख्याल है किसी ने नहीं पहुंचाया। बिल्कुल सही। मैं तो कहता हूं कि इनको अपनी ये टीम को रिस्ट्रक्चर करना है, बिल्ड करना होगा कि ये कम से कम इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस वापस आए। बिल्कुल। शाह खावर साहब, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? ये जो सारी सूरत हाल हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अभी जो सुन रहे हैं हालिया, इस पे आप सारा नैरेटिव आपके सामने है। वो कह रहे हैं कि हमारे घर पे छापा मारा गया, जबकि नैब का ये कहना है कि हमने तो नोटिस की तामील के लिए हम गए थे, हमने छापा तो कोई नहीं मारा। आमदन के ज़राए जो है वो भी उन्हें नहीं पता चल रहे, ना बताए जा रहे हैं। लोग उनकी गिरफ्त में है जहाँ से TT के जरिए से ये पैसे आ रहे थे, जा रहे थे। आप क्या देख रहे हैं इस केस को, कहाँ पर लीड कर रहा है? शाह खावर साहब, कैन यू हेयर मी? शाह खावर साहब को मेरी ख्याल आवाज़ नहीं जा रही, तो मैं महमल आपकी तरफ आती हूँ यही क्वेश्चन लेके। ये जो सारा एपिसोड चल रहा है,
ये किस तरफ आपको नजर आ रहा है? अभी तो हम सुन रहे थे अदालतों से उन्हें रिलीफ मिल रहा है और यहाँ पे नैब जो है एक नया केस लेकर आ जाता है। इस केस का क्या मंतकी इंजाम होगा? देखिए, अदालतों से तो उन्हें इसमें भी रिलीफ ही मिला है अभी फिलहाल, जिस तरीके से रेड हुई और वो गिरफ्तार ना कर सके नैब। मुझे ये लग रहा है कि नैब एक्चुअली एक बहुत बड़ी सियासत खेल रही है और इस वक्त लग ऐसे रहा है कि जैसे वो एक पीटीआई की बी टीम है इस सारी चीज़ को करने में, अपोजिशन पे प्रेशर डालने में। देखिए, अगर इतना बड़ा केस है, ज़रूर ये हाइप बहुत ज़्यादा बनाते हैं, एंड पे फरा निकलता कि इधर कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि शायद नहीं है इनके पास, कुछ हो सकता है इनके पास हो, ये तो वक्त पे ही पता चलेगा जब ये एविडेंस प्रेजेंट करेंगे। लेकिन आप देखिए, उन्होंने नईम बुखारी साहब को जिस तरीके से अपना वकील किया है, वो एक सियासी मैसेज देते हैं। उन पे पैनामा की छाप थी, पैनामा वाले थे, शरीफों से उनका पर्सनल और पॉलिटिकल मसाइल हैं, उसकी वजह से वो ले आए, सिर्फ और सिर्फ एक कह लें कि मेंटल टॉर्चर के लिए। और मेरे ख्याल में जिस तरीके से ये रेड्स कर रहे हैं, जिस तरीके से ये कि अभी गिरफ्तार करना है, इनके पास ना कोई ऑर्डर होता है ना कुछ है, लेकिन जिस तरीके से ये चले जाते हैं, सो दैट्स नॉट थ्रू अ प्रॉपर प्रोसीजर। ये चीज़ जो है, ये एक्चुअली नैब को जो है वो बुरा भी दिखाती है, बुरी लाइट में भी लाती है और अपोजिशन के मौक़िफ़ को और बयानिए को तक़वियत भी देती है। बिल्कुल सही। तो आपको लग रहा है कि इसका नतीजा जो है वो मुल्क की जो जैसे मईशत का बहरान है वो सियासी बहरान में भी ढलता? देखिए, ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी है। अब हर कोई जो है इस वक्त इकोनॉमी के ऊपर परेशान बैठा हुआ है। अभी तो गर्मियां शुरू हुई हैं, आप 2-3 महीनों बाद देखिएगा जो लोगों के बिल्स आएंगे, बिजली के बिल होंगे, गैस का तो पहले भी सर्दियों में जिस तरह है, बट बिजली का जो बिल है और फिर लोड शेडिंग, ये 2 चीजें हमें देखनी पड़ेंगी कि क्या लोड शेडिंग इनसे मैनेज हो पाएगी। जिस तरह नून लीग के टाइम में हुई थी, पीपल्स पार्टी नहीं कर सकी थी, और फिर बिजली के बिल जब आएंगे और खुद ये कह रहे हैं, अब असद उमर साहब ने कहा कि एक माफिया की चीखें निकल रही हैं, नहीं, अवाम की चीखें निकल रही हैं। ठीक है हैदर मेहदी साहब, गैस की कीमतों में इजाफा हुआ, सारा जो है वो हुकूमत की जाहिर है हुकूमत के इल्म में था जब इजाफा हुआ, लेकिन उसके बाद वज़ीर आज़म ने उस इजाफे को वापस लेने का एक हुक्म जो है जारी किया। दवाओं में इजाफा होता है, वज़ीर आज़म एक उसके बारे में कहते हैं कि जी 72 घंटे के अंदर उसे वापस लिया जाएगा। अभी तक तो कोई इतलात नहीं है कि इजाफा जो है वो वापस लिया गया, ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई नोटिस हुकूमत की तरफ से जारी किया गया। आप इन एक्शन से, इन इक़दाम को कैसे देखते हैं कि ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? फरा, थैंक यू। फरा, एक तो खैर आपकी बल्कि दुरुस्त है और ये मैनिफेस्टेशन है एक इनएक्सपीरियंस्ड और मैं एक सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इनकॉम्पिटेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ गवर्नेंस का, कि गवर्नेंस कैसे होती है। बट लेट मी जस्ट गो बैक टू द पॉइंट माविश मेड अर्लियर अबाउट नैब। देखिए, वो उन्होंने कहा कि नैब बी टीम है। आप कह सकते हैं, लगता है मेरी नज़र में पाकिस्तान के सारे इदारे कॉम्प्रोमाइज़ हैं, इंक्लूडिंग नैब। ये जो पिछले हमने 10 साल में तो बहुत ही बुरा हाल हुआ, लेकिन ये पिछले 25, 30, 40 साल से हमारी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। इंस्टीट्यूशंस डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, अपने लोग भर्ती कर दिए गए, किसी ने, हर बंदों ने, चाहे फौजी हुकूमत थी चाहे नॉन फौजी हुकूमत थी। तो ये नईम बुखारी को लाने की क्या ज़रूरत पड़ी? भाई, आपको कोई ऐसा बंदा नहीं मिला नैब के अंदर। इसका मतलब ये है कि दे डू नॉट ट्रस्ट एंड दे आर नॉट, इनको ये है, फेथ नहीं है कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये डिलीवर कर सकती है, प्रोसिक्यूशन ठीक कर सकती है, एविडेंस सही कर सकती है। ये हमारा एक अलमिया है पूरे मुल्क का। इसका तो हम जो 50 साल का है। पंजाब में ब्यूरोक्रेसी में भी मेजर चेंजेस हो गई हैं क्योंकि वज़ीर आज़म को उन पे भी एतमाद नहीं था। भाई, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी का ये हाल है जो मेरी नज़र में है फरा, वो मैं सुन रहा हूँ कि बिल्कुल तकरीबन पेन डाउन स्ट्राइक है, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, सब खौफजदा हैं, अच्छे भी खौफजदा हैं, बुरे भी खौफजदा हैं। और सुना है जो बिल्कुल ही ना, जो पहले काम भी नहीं करते थे ना, अब उन्होंने पैसा लेना शुरू कर दिया है। अच्छा। मतलब वो जो पैसा लेते थे डरे हुए, वो तो चुप गए। अब तो जो बिल्कुल काम भी नहीं करते थे ना, उन्होंने कहा यार चलो बाकी तो कोई नहीं रहा, हम तो ले लें। ठीक है। तो ये अभी मैं आपको बताऊँ, देखिए नैब का एक जस्ट लास्ट पॉइंट, नैब के डिप्टी चेयरमैन की अक्टूबर से खाली हुई है सामी। Why hasn't a deputy chairman NAB been appointed? क्यों नहीं चेयरमैन नैब ने समरी मूव की कि जी डिप्टी चेयरमैन अपॉइंट हो? क्या वजह है? क्यों नहीं कर रहे? पावर नहीं देना चाहते, डेलीगेट नहीं करना चाहते। मुझे नहीं पता जस्टिस साहब को क्या प्रॉब्लम है कि वो डिप्टी चेयरमैन नैब को नहीं करते। तो ये एक बहुत अच्छे, इमरान के लिए एक ही एक रास्ता है फरा, वो रास्ता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ब्यूरोक्रेसी इनको दफन कर देगी अगर छोड़ा। इनकी पॉवर्टी एलिविएशन का प्रोग्राम है एहसास, उसमें उन्होंने सानिया रिश्तर को मिला दिया। सानिया रिश्तर जो है ना, शी कांट अंडरस्टैंड पॉवर्टी टू सेव हर लाइफ, वो कार्डियोलॉजिस्ट है। इनको लगाना चाहिए था अपने अमजद साकिब जैसे साहब को। एजुकेशन में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करें, हेल्थ में करें,
ठीक है, सिंध में बड़ा सक्सेसफुल मॉडल है दोनों का। बिल्कुल सही। शाह खबर साहब, कैन यू हियर मी, ताकि मैं आपसे सवाल जो है वो कर सकूं। सवाल अब मैं छोड़ के आपके लिए ब्रेक की तरफ जा सकूंगी। मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि ये जो आमदन से ज़्यादा असासों का ये जो केस अभी है, आप इसको एक माहिर कानून की नज़र में कैसे देख रहे हैं? इसके किस तरह का क्या तालमेल है? कोई का जो स्कैंडल सिंध में सामने आए, क्या ये उसी तरह का कोई केस है या उससे कोई मिलते जुलते इसके भी शवाहिद और मामलात हैं? और हाउ यू सी कि ये केस जो है कैसे असरअंदाज होता दिखाई देता है आपको मुल्क की सियासत के ऊपर? लेकिन मेरा ख्याल है ब्रेक पहले और उसके बाद फिर बातचीत। खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। और ब्रेक पे जाने से पहले शाह खबर साहब, मेरा आपसे जो सवाल था वो ये था कि क्या शरीफ फैमिली के केसेस पहले की तरह हैं और उनका वही नतीजा निकलने के इम्कानात हैं जो पहले निकले थे, या इस दफ़ा केस आपको लग रहा है कि ज़्यादा मजबूत है और इस बार बच निकलना मुश्किल है? देखिए, बात यह है कि जो आमदन से ज़ायद असासाजात का जो एक केस होता है, इसको इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ज़्यादा होमवर्क की ज़रूरत होती है। ये जो आमदन से ज़ायद असासाजात का जो कॉन्सेप्ट था, ये एक जो पाकिस्तान बनने से के बाद जो एक कानून बना था, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947, उसमें इसकी प्रोविज़न मौजूद थी। वो गो के था सिविल सर्वेंट्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए था कि अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नॉलेज में ऐसी बात आती है कि एक सिविल सर्वेंट है या गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसकी एक ऐसी जायदाद सामने आई है जो कि उसके जायज़ जो आमदन के ज़राए हैं उससे वो ज़्यादा है, तो उसका एक प्रोसीजर उसमें दिया गया था कि उसके सामने वो जायदाद रखी जाती थी, उससे एक एक्सप्लेनेशन पूछी जाती थी। अब ये जो NAO 1999 में आमदन से ज़ायद असासाजात रखने को जो जुर्म करार दिया गया है, इसके भी बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स हैं। इसके पीछे एक पूरी एक होमवर्क होना चाहिए। अगर सिंपल आप ये कह दें कि किसी को कि आपका बज़ाहिर जो एक लाइफस्टाइल है वो ये लग ये रहा है कि वो आपकी आमदन से ज़ायद है, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि उनको वो असासाजात सामने लाने होंगे कि ये जो असासाजात हैं, ये आपने जो FBR में जो टैक्स रिटर्न जमा करवाई है या आपने वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराई है, ये उससे मुमासलत नहीं रखते, तो उसके ऊपर एक इंक्वायरी शुरू हो सकती है। तो अभी चूंकि नैब ने इसकी इंक्वायरी शुरू की है, बताई गई है, आपने जो केस स्टडी किया उसके मुताबिक मैं चाहूंगी आप भी अपनी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करें। लेकिन अभी तक जो बताया जा रहा है कि सलमान शहबाज के असासाजात जो है वो एलानिया 3 अरब तक पहुँच गए, हमजा शहबाज के जो हैं वो 2 करोड़ से 34 करोड़ हो गए, ये 2013 से 18 के अरसे के दौरान में। अब ये फिगर्स, बड़ी बड़ी फिगर्स हम कोट कर देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और ख़बरों में, और उसमें बहुत बड़ी बड़ी, और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि आप इस केस को जैसे देख रहे हैं कि ये सारी फिगर्स जैसे आप कह रहे हैं नज़र आ सकेंगी इन टर्म्स ऑफ कि लीगली उस पर हम कुछ एक्शन मुमकिन हो। जी देखिए, ये एक बड़ा ट्रिकी किस्म का काम है किसी को ये साबित करना। मसलन मैं आपको एक मिसाल दूं, एक इस्लामाबाद का एक बहुत पॉश सेक्टर है जिसकी जो है कीमत एक 500 गज प्लॉट की जो है वो 10 करोड़ रुपए है मार्केट में, लेकिन जो उसमें ड्यूटी पे होती है उसकी ट्रांसफ़र में, उसमें जो जिसको DC रेट कहते हैं, वो DC रेट जो है वो 2 करोड़ रुपया है और उसके ऊपर उसकी ड्यूटी लगनी है। और जो भी कोई भी अपने ऐसा कोई एसेट को जो शो करता है अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में, तो वो उस पे करता है जिसकी उसमें ड्यूटी पे की हुई होती है। हालांकि ये सबको पता है कि उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 10 करोड़ है। तो अब किसी को ये कहना है कि आपने ये जो प्लॉट खरीदा है आपकी वो नॉन सोर्सेज से ज्यादा है और उसकी बाजारी कीमत 10 करोड़ रुपया है, जबकि आपने जो खरीदा है उसमें कीमत कम है, तो ये इस चीज को एस्टेब्लिश करना, अगर ये आप ये काम शुरू कर दें तो ये कोई भी शख्स जो है, कोई आम शहरी भी और कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर अपने असासाजात को जस्टिफाई नहीं कर सकता। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि आप कोई भी अगर इंक्वायरी शुरू कर रहे हैं तो आपके पास कम से कम इतना एक वाज़ेह सब्सटेंस होना चाहिए। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि आपने कितनी जायदाद डिक्लेयर की है या आपको जो जायदाद मिली है इनहेरिटेंस में से या उसमें, ये तमाम चीज़ें। महबूब अली, मंजूर अली, इस नाम के लोग हैं जो कि नैब की गिरफ्त में, लेकिन आहद चीमा भी थे, फवाद हसन फवाद भी थे जो अभी तक हैं। ये लोग उनके पास हैं जो जिनके नाम पे ट्रांजैक्शंस होती रही हैं, जिनके थ्रू होती रही हैं। आपको लगता है इस तरह के गवाहान जो है ये कोई
की रोल प्ले कर सकते हैं इस मुकदमे की आगे किसी भी तरह से कोई हतमी शक्ल लेने में? देखिए, इसमें जितने भी गवाहान हैं, अगर कोई गवाह जो है इनके खिलाफ शहादत देता है, या वो अगर कोई फ्रंट मैन है और वो अपने आप को एज अकम्प्लिस पेश करता है, एज ए वादा माफ गवाह पेश करता है, तो उसकी जो गवाही होती है या उसकी जो बयान है उसकी अहमियत तो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन उसको सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि उनके खिलाफ एक बयान आ गया है या 164 की स्टेटमेंट आ गई है या कोई वादा माफ गवाह का बयान आ गया है, जब तक वो बाकी चीज़ों को करैबोरेट ना कर रहा हो, बाकी मटेरियल उसकी हेल्प ना कर रहे हो और उसको सब्सटेंशिएट ना कर रहे हो, तो उस वक्त तक उसको आइसोलेशन में सिर्फ ये देख के कि उसके खिलाफ बयान आ गया किसी भी मुलजिम के खिलाफ, वो उसकी कन्विक्शन के लिए काफी नहीं होता। अच्छा। उसके जो बाकी एविडेंसेस हैं उनका होना बहुत जरूरी है। तो उसमें अगर बाकी एविडेंसेस भी हों और उसमें ऐसा बयान भी हो तो वो एक स्ट्रॉन्ग केस बन जाता है प्रोसिक्यूशन। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं वापस आती हूँ लीगल एस्पेक्ट से, लेकिन मॉरल हाई ग्राउंड्स की हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा उन चीज़ों की बात की जो अवाम के दिल की आवाज़ थी, जो उसकी ज़रूरत थी। आज कोयटा में एक बहुत बड़ा अभी पिछले दिनों सानिहा हुआ है, हज़ारा के लोग जो हैं, हज़ारा कम्युनिटी वहाँ पे एहतजाज में बैठी, वज़ीर आज़म नहीं गए हैं अभी तक बावजूद सब फॉर सम रीज़न। जब नवाज शरीफ साहब ऐसा वाक़या हुआ था, नहीं गए थे, तो उन्होंने कहा था क्या नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है बलूचिस्तान के? तो अब क्या हो रहा है और ये चीज़ें कैसे इफेक्ट करेंगी हुकूमत को? देखिए फरा, बात यही बात है कि जब ये ऑपोजिशन में थे ना तो ये बड़ी बड़ी बातें करते थे। इन्होंने अभी रिसेंटली जो न्यूजीलैंड में हुआ है, तो इन्होंने न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म को इतने खराज तहसीन पेश किए, लेकिन आपने न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म का कंडक्ट देखा? वो किस तरह जाकर वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी को उन्होंने गले लगा कर, और जिस तरह से उन्होंने सॉलिडारिटी शो की उनके पूरे मुल्क में। हमारे वज़ीर आज़म साहब लाहौर तो आ जाते हैं, क्वेटा नहीं जाते। 3 दिन से हज़ाराज ने सिट इन किया, धरना दिया उनकी। और फिर हमारे ऑफिशियल्स क्या कहते हैं कि जी ये टारगेटेड नहीं है, क्योंकि बाकी कुछ और भी जाहिर बात है कौमियतों की उधर डेथ हुई क्योंकि वो एक सब्जी मंडी थी, लेकिन टारगेट तो हज़ारा ही थे। तो हमारे मुल्क जब ये एडमिट भी नहीं कर सकता कि टारगेट हज़ाराज थे और क्यों थे, सेक्टेरियन है, क्या इशू है। और वज़ीर आज़म साहब नवाज शरीफ साहब को तो बड़ा क्रिटिसाइज करते थे, ठीक है, तो खुद क्यों नहीं वहाँ पहुंचे? दूसरी चीज़ आप देख ले फरा, एक अजीब सा माहौल इस गवर्नमेंट ने भी बनाया हुआ है। मैं सिर्फ वैसे, क्योंकि हम मीडिया के लोग हैं, मीडिया की बात ही कर लेते हैं। इसहाक डार साहब के ऊपर बैन लगा दिए क्योंकि मतलब उनके टीवी इंटरव्यूज में ये कह के को भी लेक्चर देने पे पाबंदी जी, उनको ईसीएल पे डाल दिया, इसलिए वो उधर जाके इंग्लैंड जाके उन्होंने एक लेक्चर देना था, वो नहीं वो दे सके, उनको ईसीएल पे डाल दिया एक ऐसे केस के ऊपर। मेरी पास इंफॉर्मेशन भी थी इसके बारे में कि उन्होंने कतर की जिस केस के अंदर उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी डाला वो तो कतर गए भी नहीं थे। अच्छा। उनका उससे कोई ताल्लुक भी नहीं। जिस दूसरे केस के लिए उनको नोटिस भेजा गया था उसका उन्होंने जवाब भी दे दिया था। तो एक ये प्रेशराइज करने के लिए जो बंदा टीवी पर आकर इनको इकोनॉमी के ऊपर क्रिटिसाइज करता है, वो बेशक मिफ्ता एब्सकॉन्डर नहीं है तो उनके ऊपर वो लेबल लगा के बैन भी लगा देते हैं। मैंने आपकी तरफ आना है, आपने महमल बातें सुनी हैं, तो लेकिन अब इस पे आपकी राय जो है वो हम जानना चाहेंगे। एक ब्रेक पहले लेंगे। खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। ब्रेक से पहले महमल ने कुछ बहुत अहम जो है वो तज्जिया किया था, और हैदर मेहदी साहब मैं आपसे राय जानना चाहूँगी। हम मान लें इस बात को, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपने अपोजिशन के दिनों में इन तमाम चीज़ों की तरफ बात ना करती हो, जिन बातों की तरफ वो खुद इशारा करते हुए रहे, हुकूमत में आने के बाद उन्हीं चीज़ों को नज़रअंदाज करना में क्या है? फरा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। फरा, मैं पहले ज़रा एक दो बात कर लूँ जो एसेट बियॉन्ड मीन्स की। शाखावर साहब ने बहुत एक अच्छी बात की। ये एसेट बियॉन्ड मीन्स की एक ऐसी, ये एक मेरे हिसाब से ये एक तकरीबन इसको एक कैंसर आप कहते हैं। अच्छा। एक शरीफ से शरीफ आदमी जो आपका ब्यूरोक्रेट है, वो उससे भी अगर आप सवाल पूछ लें ना आज कि यार ये तुम मुझे अपने पिछले 10 साल में बता दो कैसे है, वो भी नहीं बता सकेगा जिसने एक ढेला भी ना लिया हो। मैं आपको अपनी ज़ाती तौर पर बताता हूँ, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ना कभी रिश्वत दी ना कभी रिश्वत ली, ब्यूरोक्रेट तो नहीं हूँ, लेकिन ऑनेस्टली अगर मेरे से भी कोई पूछ लेना मुझे भी मुसीबत पड़ जाएगी कि बताते हुए कि यार ये कैसे है। ये एक बहुत मेजर चीज़ है। इसको नैब ने एक, जिस तरह बंदरों के हाथ में बंदूक पकड़ी जाती है, मशीन गन, ये इस तरह उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। एक साहब थे, मैं बात कर रहा हूँ, एक साहब थे जो ये PND और ये सारा आशियाना और
इनके केस में इन्वॉल्व हैं। बिलाल उनका नाम है, कंसल्टेंट है, 1 साल से जेल में। मुझे एक साहब ने ऐसे बताया, जो लोग कहते हैं कि जी उनसे ऑनेस्ट कोई ऑफिस नहीं है, वो कहते हैं जी हम एक दफ़ा बात कर रहे थे और ये आज चीमा को पैसे बनाने का बहुत शौक था लीगली। उसने कहा यार ये हम जो है ना एसेज लिख के हम अगर सबमिट कराएं, जो लोग यूनिवर्सिटीज़ में अपने जमा कराते हैं एप्लीकेशन, तो $100 मिलते हैं, तो ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो ये साहब कहते हैं यार देखो नहीं ये लीगल है, नहीं लीगल है। कहते हैं मैं वो लीगल बात पे सोच रहा था। तो ये बिलाल जो लड़का है कहते हैं जी लीगल बात तो छोड़े, दिस इज इमोरल, इट इज नॉट राइट। कहते हैं वो बंदा उसने RFP बनाई, उसको फेंक दिया, उसके घर में खाना निकले, तो ये इनकी कौन कौन पूछेगा इनको, ऐसे लोगों को? तो दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू। द PTI गवर्नमेंट इनको बड़े गौर से देखना पड़ेगा कि हम अगर पकड़ रहे हैं सही बंदों को पकड़ रहे हैं, इसलिए कि अगर गलत बंदे पकड़े, जहाँ जहाँ पकड़े या जिनको थ्रेटन कर रहे हैं, एक आपका सेक्रेटरी है उसके ऊपर क्या है कि तुमने गलत तैनाती की एक आप उस पे नहीं आए जो मैंने सवाल किया है। हज़ारा कम्युनिटी का अगर धरना है तो वज़ीर मैं हज़ारा पे आता हूँ, हज़ारा पे तो देनी है ना जी, हज़ारा पे जी फरा हज़ारे पे आता हूँ। मेरे हिसाब से इमरान खान साहब की ये बहुत बड़ी एक इतनी अफसोसनाक इनका ये किरदार है कि मैं बता नहीं सकता। इन्होंने इतना बड़ा लीडरशिप मोमेंट जो है ना उसको ज़ाया किया। अब चले भी जाएं, कल जाएं या परसों जाएं, ज़ाया कर दिया। इनके लिए तो मेरे लिए वो हम कहते थे जी रज़िया, या चले जेंडर डाइवर्सिटी में कह दूँ रज़ा, वो गुंडों में फंस गया या फंस गया। सारा कुछ क्या है, सानिया साहिवाल पे क्यों इतने दिन लग गए वहां जाने पर भी, यहाँ पर क्यों इतने दिन लग रहे हैं? ये सारा कुछ मतलब ऐਵੇਂ ही हो रहा है कि पता ही नहीं चला। ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं फरा, मुझे समझ नहीं आ रहा इनको मशवरा कौन दे रहा है। क्या ये सिक्योरिटी रिस्क है? एक वो अजीब उन्होंने भोंडा किया हैदराबाद यूनिवर्सिटी का, जनाब संगे बुनियाद रखा इस्लामाबाद में, मतलब ये मजाक कर रहे। और इमरान ऐसे हैं नहीं, इमरान न डर आदमी है, उसको खौफ नहीं है। ये उसको कौन मशवरे दे रहा है कि तुम मत जाओ? भाई मैं होता जहाज में बैठता, अगले दिन जाता, पहुंच के उनको कहता, गले लगाता, आंसू पोंछता, कुछ भी नहीं कर सकता। ऑपोजिशन तक वो भी यही कहते थे, ये हुकूमत में आकर सब लोग जो हैं वो तब्दील हो जाते हैं। वो समझ नहीं आती कि वो तब्दीली कैसे होती है और क्या होती है। इसमें फरा सिर्फ मैं एक छोटी सी बात कहूंगी, मैं छोटी सी बात कर दूं, मैं भी जस्ट वन पॉइंट, एक पॉइंट दे दूं। जी फरमाइए। एक पॉइंट छोटा सा दे दूं, फरमाइए। इमरान ये जो हज़ारा में जाने का था ना, ये तो इमरान का सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस है, बिकॉज इसको समझ है इन चीज़ों की, ये सियासी चीज़ थी, इस पर हम इसको कंडोन नहीं कर सकते। मेरा जो प्रॉब्लम है इमरान के साथ, जो मुझे नज़र आ रहा है, इसके ऊपर ऐसा अंबार डाल दिया है, मुझे तो लग रहा है देयर इज़ अ कंसर्टेड एफर्ट विद इन द एस्टैब्लिशमेंट, और मैं फ़ौज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ विद इन द लार्जेस्ट एस्टैब्लिशमेंट, टू मेक श्योर कि ये ऐसा दलदल में फंसा रहे कि ये कोई फैसले ना ठीक कर सके। सर डिड यू सेड एस्टैब्लिशमेंट? ब्यूरोक्रेट्स और उन सारों को पिला, मतलब आपने एस्टैब्लिशमेंट का लफ्ज यूज किया? मैंने एस्टैब्लिशमेंट का लफ्ज यूज किया, और मैं इसके फौज को नहीं मैं शामिल कर रहा। अच्छा ठीक है। मेरा ख्याल है कि जो ये सिविलियन ब्यूरोक्रेसी की जो एस्टैब्लिशमेंट है, इन्होंने इसको ऐसे जाल में फंसा दिया इमरान को कि फैसले नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। जो फरा मैं बात कर रही थी ना, देखिए एसेट्स बियॉन्ड मीन्स की बात हो रही है। अब अगर आप इमरान खान साहब के अपने एसेट्स देख लेना, 2012-13 में जो उन्होंने डिक्लेयर किए थे, वो गालिबन 25 से 26 करोड़ के थे। अब उनके जो है वो देख लें तो शायद कहते हैं कि 2 अरब से ऊपर है। तो क्या हम फिर उन पे भी इल्जाम लगा सकते हैं कि आपकी खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट थी पिछले 5 साल? लेकिन मैं बात कर रही हूं के खिलाफ पूरे केसेस एविडेंसेस तैयार हैं। बात करें ना एसेट बियॉन्ड, भाई उनकी वैल्यू बड़ी है प्रॉपर्टी की, या जो भी है, हम इल्जाम तराशी करनी है तो फिर खान साहब पे भी लगा सकते हैं। बिल्कुल सही। तो ये तो कोई बात नहीं है। शाह खावर साहब, शरीफ फैमिली ने नैब के ये जो नोटिसेज हैं इसके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में जाने का फैसला किया, वहाँ चैलेंज करने का फैसला किया। आपको क्या लगता है लाहौर हाई कोर्ट से मिलने वाला ये जो रिलीफ है, ये आप माहिर कानून की हैसियत से इसको कैसे देखते हैं, और आपका इस पर क्या लीगल एक ओपिनियन है? लेकिन ब्रेक पहले फिर यहाँ से शुरू करेंगे।
खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। शाह खावर साहब जो हमारे माहिर कानून है, मैंने आपसे सर सवाल किया था ब्रेक पे जाने से पहले कि शरीफ फैमिली ने तो दोबारा नैब के जो नोटिस हैं हालिया उनको चैलेंज करने का फैसला कर लिया लाहौर हाई कोर्ट में। जस्टिस शेख अजमत सईद का ये स्टेटमेंट भी ऑन रिकॉर्ड है जिन्होंने कहा था कि रिमार्क्स के लाहौर हाई कोर्ट नहीं है ये जहाँ शोर मचा कर आप अपने हक में फैसले ले लें। तो इसका मतलब ये है कि लाहौर हाई कोर्ट जो है वहाँ पे हक में फैसले लिए जा सकते हैं, और आप समझते हैं कि ये इत्तफाकिया है या कानूनी लीगली सब सही चीज़ें हो रही हैं और उनका ये हक बनता है जो उनको रिलीफ मिल रहा है? देखिए फराज, जो शेख अजमत सईद साहब जो हमारे मौजूद जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनसे ये जो चीज़ एट्रीब्यूट की जा रही है वो एक अलग कंटेक्स्ट में है। उसको ये नहीं लेना चाहिए कि ये शायद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के दरमियान कोई इनकन्सिस्टेंसी है या उसमें कोई तसादुम है। ये एक ऐसी रिमार्क्स अक्सर जज साहिबान दे देते हैं जो कि अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं होते। जहाँ तक शरीफ फैमिली के जो उनको नोटिस इशू हैं उसको चैलेंज करने का ताल्लुक है, तो वो एक चीज़, एक टच स्टोन के ऊपर उसको ज़रूर चैलेंज कर सकते हैं, उसकी वायरीज को चैलेंज कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि आप किसी को भी जब कॉल ऑफ नोटिस नैब देती है, उसमें हमने देखा उसमें दो किस्म के कॉल ऑफ नोटिस होते हैं। एक होता है मुलजिम को, कि मुलजिम को कहा जाता है कि आपके खिलाफ ये इंक्वायरी हो रही है और आपने बज़ाहिर एक ऐसा जुर्म किया है जो कॉग्निजेबल है नैब में, तो हम आपको बुला रहे हैं उसकी तफ्तीश के सिलसिले में। एक नोटिस होता है कि आप किसी ऐसे शख्स को दे रहे हैं कि वो जो इंक्वायरी हो रही है उनके हालात और वाक़यात से उसकी वाकफियत है, और उसमें लिखा होता है कि आपको बुलाया जा रहा है कि आपको इस इंक्वायरी के जो रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें की एक्सेस है, आपको रिकॉर्ड की, आपके पास इंफॉर्मेशन है। तो उसमें जो स्पिरिट ये है, जो जिस लॉ के तहत उनको नोटिस दिया जाता है, कि उसमें मुनासिब ये होता है कि आप वो तमाम चीज़ें जो मालूमात उनसे लेना चाहते हैं उस कॉल ऑफ नोटिस में उसका जिक्र करें, उसकी तफसील बताएं, क्योंकि एक शख्स को आप बुलाते हैं और आके वहाँ पे कन्फ्रंट करते हैं। तो इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि इसकी जुडिशियल स्क्रूटिनी जो है वो हाई कोर्ट कर सकती है। वैसे तो नॉर्मली जो तफ्तीश होती है नैब की, वो चाहे मुलजिम के खिलाफ हो, चाहे वो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए किसी को बुला रहे हों, तो उसमें आम तौर पर मुअज़्ज़ज़ अदालत आलिया जो है कोई भी, वो उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करती और उसमें कोई रुकावट नहीं डालती। लेकिन अगर कोई ऐसा आईनी पहलू जो कि बुनियादी हकूक से मुतसादिम हो किसी शहरी के, तो उस पर उनके पास आर्टिकल 199 के तहत इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी एग्जीक्यूटिव एक्शन को जो है उसकी जुडिशियल स्क्रूटिनी कर सकते हैं और जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। नईम बुखारी साहब अब जब नैब के वकील होंगे तो क्या नैब की कार्रवाई बेहतर हो जाएगी? अब क्या नैब की नाअहली जो है वो अहलियत में बदल जाएगी? देखिए फरा, उसके पीछे मैं नहीं समझता कि किसी एक शख्स को हम जो है वो फोकस करें। बेसिकली जो नैब का कानून है उसमें चेयरमैन के पास ये इख्तियार मौजूद है कि कोई भी ऐसा अहम केस जिसमें वो समझते हैं कि उनकी जो प्रोसिक्यूशन जो टीम है उससे हटकर भी उनको कोई एक एक्सपर्ट लॉयर एंगेज करना है एज अ स्पेशल प्रोसिक्यूटर एक केस के लिए या एक से ज्यादा केसेस के लिए, तो वो उसका इख्तियार रखते हैं कि अगर प्रोसिक्यूटर जनरल रिकमेंड करे। जब ये ग्रैंड हयात की हो रहा था तो वज़ीर आज़म ने चेयर नहीं किया था कि मेरा चूंकि यहाँ पे इंटरेस्ट है तो मैं इसमें चेयर नहीं करता। तो अगर मॉरली देखा जाए तो यही रूल अप्लाई नहीं होता कि जहाँ पे आपके पर्सनल कोई भी ग्रीवियंसेस या वो हैं, आपको मैं एज लॉयर आपसे पूछ रही हूँ, कोई ऐसे कोड ऑफ एथिक्स हैं कि आप खुद उस केस में ना उस तरह से आए जहाँ पे आपका पर्सनल कोई इन्वॉल्वमेंट है? देखिए हाँ, ऐसा है कि जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए, कोई लॉयर जो है उसका कोई ज़ाती उसमें मुफाद हो या कोई ऐसी सूरत हो, तो वो एक कोड ऑफ कंडक्ट है लॉयर्स का भी। लेकिन अगर किसी भी वकील को अगर आप देखें कि उसने एक मुकदमा किया हुआ है और उसने प्रोफेशनली उसको डील किया है, तो मैं समझता हूँ कि क्या आप लोग भी कोड ऑफ कंडक्ट? नहीं, मैं समझता हूँ कि नईम बुखारी की हद तक जहाँ बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने पैनामा का केस जो है पिटिशनर्स की तरफ से किया था और अगर उनको अब किसी नैब के केस में चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल उनकी खिदमात हासिल करना चाहते तो इसकी तो कानून में इजाजत मौजूद है। इसमें तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी गैर मुनासिब बात है। बहुत शुक्रिया। मैं महमल आपका, हैदर मेहदी साहब आपका, शाह खावर साहब वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले वीकेंड पे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।